विजय, अपनी मां को दिया हुआ वचन निभाने के लिए तुमने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, और तुम अकेले ही इस कुर्बानी की सूली पर लटके फिरते। विजय बेटा, आज मेरी नजरों में तुम्हारी इज्जत का कद इतना ऊंचा हो गया है कि तुम्हारी ओर देखने के लिए मुझे आसमान को देखना पड़ेगा। बेटा, तुमने कोई गुनाह नहीं किया। तुमने तो एक आदर्श मां के आदर्श बेटे होने का फर्ज निभाया है। हाँ बेटा, हाँ। विजय, अब मैं उस पत्थर से मिलना चाहूंगा जो तुम्हारी जिंदगी के रास्ते की रुकावट बना हुआ है। मेरा इशारा डाबला भाई की ओर है। नहीं, नहीं अंकल, डाबला इंसान नहीं, हैवान है वो बहुत ही खतरनाक आदमी, और मैं आपको उससे नहीं मिलने दूंगा। घबराओ नहीं, मैं उससे मिलकर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी परेशानी को खत्म कर देना चाहता हूं। अरे भाभी, तुम क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? कुछ नहीं। बताओ ना क्या हुआ। संजय भैया से कुछ झगड़ा हुआ था? नहीं, संजय तो घर पर भी नहीं है। तो कहाँ गए? ड्यूटी पर। ड्यूटी पर? भैया की तो नाइट ड्यूटी नहीं चल रही है। महीने में 15 दिन नाइट और 15 दिन डे, यही शेड्यूल रहता है भैया की ड्यूटी का। मुझसे तो यही कहकर गए कि ड्यूटी पर जा रहे, लेकिन श्वेता पता नहीं क्यों मुझे महसूस होने लगा कि संजय मुझसे दूर दूर रहने लगे। नहीं, ऐसा नहीं सोचते। ये सब तुम्हारी गलतफहमी है भाभी। मुझे तो लगता है घर के हालात की वजह से भैया दुखी रहते होंगे, इसीलिए खुद को बिजी करने के लिए डबल ड्यूटी कर रहे हैं बस। चलो अब तुम सारे टेंशन्स भूल जाओ, क्योंकि हमारी टेंशन का बस एक ही सलूशन है। क्या? भगवान की पूजा। हाँ श्वेता, हम इतने दिनों से भगवान को भूल ही गए थे, उनकी पूजा ही नहीं कर रहे थे। घर के हालात भी तो ऐसे ही, लेकिन तुमने ठीक कहा, अब हम रोज मिलके भगवान की पूजा करेंगे। देखना, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो अब रोना बंद करो, रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न कोई, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं। ये क्या शोर मचा रहे तुम लोग? क्या तुम लोगों में इतनी भी अक्ल नहीं? घर में जब कोई बीमार होता है तो इस तरह से शोर नहीं मचाया जाता। भाभी, हमने बहुत दिनों से एक साथ मिलकर पूजा आरती नहीं की थी। अब हमने डिसाइड किया है कि हमेशा की तरह हम लोग हर रोज पूजा आरती किया करेंगे। लेकिन संजय, कम से कम माँ जी की तबीयत का भी तो ख्याल रखा करो।
आज पूरी रात सोई नहीं। अभी अभी मैं उनको सुलाकर अपने कमरे में गई थी और ये। पर भाभी, हमें तो ये सब नहीं पता है। पता नहीं है तो पता किया करो श्वेता। मुझसे ज्यादा करीबी रिश्ता तो आप लोगों का है माँ जी के साथ। ठीक है पर कुछ भी ठीक नहीं है अजय, सब कुछ गलत ही गलत हो रहा है। आप लोगों के इस शोर शराबे की वजह से अगर माँ जी की नींद टूट जाती है तो जानते हो ना आप लोग माँ जी की सेहत के लिए वो कितना खराब हो सकता है। भाभी, पूजा की आवाज अगर माँ के कानों में पड़ी तो उनकी तबीयत जल्दी अच्छी हो जाएगी। ममता, माँ जी को बेहतर तुमसे ज्यादा मैं जानती हूँ। तुम्हें अगर पूजा पाठ का इतना ही शौक है ना तो मन में किया करो। इस तरह से घंटे घड़ियाल बजाकर दुनिया को ढोंग दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी पूजा तो बड़ों की सेवा में होती है, जो तुम करने से रही। भाभी, मैं तो माँ की सेवा दिन रात करना चाहती हूँ, लेकिन आप ही मुझे उनके पास जाने नहीं देती। हाँ, मैंने जो किया है वो सही किया है। ये अगर माँ जी के पास जाती है और माँ जी को वापस वो सब याद आता है तो क्या होगा? ठीक है कल्पना, हम लोग कल से धीमी आवाज में आरती और पूजा करेंगे। लेकिन अजय, इस तरह से पूजा पाठ का ढोंग करने की जरूरत है क्या है? ये दिखावा, ममता ने तो नाक में दम कर रखा है। पूजा की आवाज से नाक में दम नहीं होता, पूजा से मन को शांति मिलती है। माँ जी का पूजा पर अटूट विश्वास है भाभी। पूजा की आवाज से माँ की तबीयत जल्दी अच्छी हो जाएगी। ममता, प्लीज तुम मुझसे जुबान मत लड़ा। छोटी हो, छोटी ही बनकर रहो। तब ये कल्पना को समझने की कोशिश करो। कल्पना ठीक ही कह रही है। अजय बेटे, कल्पना ने सुबह सुबह क्या ठीक कह दिया? अंकल आप ही बताइए, इस तरह से सुबह सुबह घर में शोर करना क्या ठीक है? और संजय, मैं प्लीज तुम्हें रिक्वेस्ट करती हूँ, अपने धर्म पत्नी को उसकी मर्यादा समझाओ। उसे ये बताओ कि उसके किसी भी काम से घर के बाकी मेंबर्स को तकलीफ ना हो पाए। प्लीज। कल्पना ने जो कहा वो हम सबके और माँ के भलाई के लिए तो कहा है। ममता, तुम आरती पूरी करो। हाँ बेटा, आरती के बाद भगवान का प्रसाद लेके हम भी काम पे जाएंगे। ये अच्छा नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ। बलराज चौधरी देवता समान आदमी था, नेक दिल इंसान था, जिसके एक बयान की वजह से उसका बेटा हर गुनाह से बरी हो गया। डाबला भाई को दूसरी जिंदगी मिली। ये अच्छा नहीं हुआ। हे भैरव, बलराज चौधरी की आत्मा को शांति देना, उसके परिवार को खुशहाल रखना। तेरा बच्चा तुझसे यही चाहता है, यही चाहता है। मगलो, मुझे इस बात का दुख रहेगा कि मैं बलराज चौधरी के लिए कुछ नहीं कर पाया, जिसका मलाल मुझे जिंदगी भर रहेगा। हम लोग बलराज चौधरी के परिवार वालों के लिए कुछ तो कर सकते हैं। करेंगे, करेंगे। हमें बहुत कुछ करना है उसके परिवार के लिए, बहुत कुछ। और वक्त आने पर हम करेंगे, हम जान भी लगा देंगे। लेकिन तू उस राकेश नाथ इनामदार पर बराबर नजर रखना। सब बोला है वो। घबराओ मत, मेरी पूरी नजर है उस पर।
मैं वो 3 करोड़ रुपए तो उससे वसूल करूंगा ही, लेकिन मैं उससे बलराज चौधरी के मौत का बदला भी लूंगा। तो विजय को फोन आया था, उसका कोई अंकल आया अमेरिका से, उसको लेकर इधर आ रहा है वो। विजय अपने अंकल को यहां पर क्यों लेकर आ रहा है? ये तो आने के बाद पता चलेगा। डाबला भाई, आओ विजय आओ, मंगलो। डाबला भाई, ये मेरे अंकल आपसे मिलना चाहता था। बैठो, बैठ विजय। शुक्रिया। डाबला भाई, मुझे अमर कहते हैं। देखिए अमर साहब, पहले विजय के छोटे भाई संजय की शादी, फिर चौधरी साहब की मौत। मैं इन खुशी गमी मौकों पर आना चाहता था, लेकिन मेरा धंधा ही कुछ ऐसा है कि मैं आ नहीं पाया। डाबला भाई, मैं आपके बारे में सब कुछ जान गया हूं। मैं जानता हूं कि आपने शकील को छुड़वाने में विजय की बहुत मदद की है, लेकिन सच कहा जाए, इस मदद का भुगतान भी विजय को कुछ ज्यादा ही करना पड़ा है। सब जानता हूं, जैसे विजय को बहुत भारी नुकसान हुआ, लेकिन इसमें गलती मेरी नहीं, गलती इस राकेश नाथ इनामदार की है। देखिए डाबला भाई, इसमें किसी की गलतियां ढूंढने से किसी को कुछ भी नहीं मिलने वाला है। मैं तो बस आपसे यही अर्ज करने आया हूं कि आज के बाद हम आपस में हर तरह का संबंध तोड़ डालें। मैं चाहता हूं कि आज के बाद आप विजय से किसी तरह का कोई भी आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं अमर साहब? आप चाहते हैं कि मैं विजय के साथ जितने रिश्ते नाते हैं सब तोड़ दूं? नहीं, मैं नहीं तोड़ूंगा। अरे विजय के साथ तो मैं एक नया रिश्ता कायम करना चाहता हूं, एक ऐसा संबंध। डाबला भाई, इतना सब कुछ होने के बाद भी आप विजय को बांधे रखना चाहते हैं? हाँ, बांधे रखना चाहता हूं मैं उसे, लेकिन ये रिश्ता काम के सिलसिले में नहीं है। आपकी नजरों में रिश्तों की क्या परिभाषा है, क्या डेफिनेशन है, ये मैं तो नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि देखिए अमर साहब, विजय के साथ काम करने में मुझे बहुत भारी नुकसान हुआ, जिसकी उम्मीद भी नहीं थी मुझे। मुझे यह नहीं पता था कि राकेश नाथ इनामदार आपके परिवार वालों से बदला लेने के लिए यह सब करेगा, मुझे नहीं पता था। वो सब भूल जाइएगा। कैसे भूल जाऊं मैं, कैसे भूल जाऊं मैं अमर साहब, कैसे भूल जाऊं, आप बताइए। डाबला भाई उस राकेश नाथ इनामदार को नहीं भूल सकता, बस क्योंकि उसके कमीनेपन की वजह से आपके परिवार वालों को कितना नुकसान उठाना पड़ा, कितने दुख उठाने पड़े, मुझे, मेरी बहन दीना को कितने दुख उठाने पड़े, जानते हैं आप? नहीं जानते, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। वो तो गया अमर साहब, गया। मेरी बात मानिए, इस लड़ाई झगड़े को यहीं खत्म कर दीजिए। इसमें दोनों की बर्बादी के सिवा कुछ भी नहीं है, बिलीव मी, प्लीज। लगता है आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप बेफिक्र हो जाइए,
राकेश नाथ और मेरी इस लड़ाई में आपके परिवार वालों का नाम नहीं आएगा। ये मेरा वादा है। डाबला भाई, फिर भी मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हाँ, मान ली मैंने आपकी रिक्वेस्ट, मान ली। आप यही चाहते हैं ना कि मैं आज के बाद विजय के साथ कोई डीलिंग नहीं करूं? तो नहीं करूंगा मैं। आज के बाद विजय मेरे साथ कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि रुक क्यों गए? अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए अमर साहब, मैं विजय के साथ एक नया रिश्ता कायम करना चाहता हूं, एक बेदाग रिश्ता, एक साफ रिश्ता, एक पाक रिश्ता। आप विजय के साथ कौन सा बेदाग, पाक और साफ रिश्ता बनाना चाहते हैं, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन डाबला भाई, मैं फिर अपनी बात दोहराऊंगा। आप मुझे सिर्फ एक वायदा दीजिए कि आप विजय के साथ आज के बाद कोई डीलिंग नहीं करेंगे। देखिए अमर साहब, डाबला भाई ने आपसे वादा किया है तो ये वादा निभाएगा, इसमें उसकी जान भी चले जाए तो भी चलेगी। लेकिन मैंने आपसे वादा किया है, आप निश्चिंत हो जाइए। मुझे आपके लिए जो उम्मीद थी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमें इजाजत है। जय भैरव। बहुत बहुत शुक्रिया। अमर साहब के बात में तो दम है। भैरव। अरे विजय, तुम? टीना, मैं अंकल को डाबला भाई से मिलाने लाया था। अंकल, ये टीना है, डाबला भाई की बहन। नमस्ते अंकल। ओ, डाबला कहीं विजय के साथ अपनी इस बहन के रिश्ते की बात तो नहीं कहना चाह रहा था? अंकल, टीना आपसे नमस्ते बोल। हाँ, नमस्ते नमस्ते। हाउ आर यू टीना? हम फाइन अंकल। लगता है तुम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हो। अंकल, मैं यहाँ आता रहता था ना, तो टीना से जान पहचान। अंकल आप बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय वाले लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, तुम्हारी चाय ड्यू रही, फिर कभी। विजय, मेरे को एक बहुत जरूरी काम है, मैं चलता हूँ। अंकल रुकिए ना, मैं आपके साथ ही चल रहा हूँ। अरे भाई, टीना ने चाय के लिए पूछा है, तुम चाय पियो। हाँ, एंड आई विल सी यू लेटर। ओके टीना? नमस्ते अंकल। नमस्ते। अच्छा हुआ विजय, तुम खुद ही चले आए। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी, मैं तुम्हें फोन करने वाली थी। कैसी जरूरी? मैं तुम्हें यहाँ नहीं बता सकती, कहीं बाहर चले? चलो। आपने मुझे बुलाया श्वेता जी? हाँ सुधा, मैं तुमसे ये जानना चाहती थी, हमारे सदन से जो डिफेक्टेड साड़ियाँ जनता एम्पोरियम के यहाँ चली गई थी, वो वापस मंगाई या नहीं? वो मंगवा लिए और उसकी जगह पे दूसरी साड़ी भेजी है। अच्छा, और उनकी पेमेंट की बात हो गई? आज सुबह ही मैंने फ़ोन किया था, नेक्स्ट वीक तक वो पेमेंट भेज देंगे। और वो अपना भंडार भगवती एम्पोरियम से जो ऑर्डर्स आए थे, वो भिजवाए? उनका सामान पैक हो रहा है, दोपहर तक टेम्पो चला जाएगा। और सुधा, जयराम काका और शकील भाई से कहना कि अमित का ज़रा ध्यान रखें, जिस तरह से वो सदन के कामों में इंटरेस्ट लेने लगा है। श्वेता, अरे अमित, तुम? क्या मैं अंदर आ सकता? आओ ना, अंदर आओ। मैं जाऊं? अमित, सदन के प्रति तुम्हारी श्रद्धा और यहाँ पर होने वाले हर काम में तुम्हारा इंटरेस्ट देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब तुम लोगों का प्यार और माँ के आशीर्वाद का असर है। अरे हाँ, तुमने मुझसे वादा किया था कि माँ से मिलाओगी। कैसी है उनकी तबीयत? हाँ अमित, माँ की तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। उनकी वजह से हम सब बहुत परेशान हैं। तो उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ ना। ट्रीटमेंट चल रहा है,
उम्मीद है जल्दी अच्छी हो जाएंगी। अगर मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। मेरा मतलब उनकी सेवा। तुम यहाँ सदन में काम करके उनकी ही सेवा कर रहे हो अमित, और इसी तरह माँ के सपनों को पूरा करना तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। अमित, अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं अकेली हूँ। अब तुम अकेली रहोगी भी नहीं। मैं हर हाल में, हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। मैं नहीं जानता हूँ मेरे लिए तुम्हारे दिल में क्या जगह है, पर मैं तुम्हें अपना सब कुछ मानने लगा हूँ। अपना दोस्त, अपना हमदर्द, अपना साथी, सब कुछ। तुम्हारे अंकल भैया से मिलने क्यों आए थे? भैया ने बुलवाया था नहीं, या वो खुद? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। हाँ, सुन रहा हूँ। तो जवाब क्यों नहीं दे रहे? वो अंकल ने जिद की थी तुम्हारे भाई से मिलने की। क्यों? दरअसल अंकल तुम्हारे भाई से ये बोलने गए थे कि अब तक जो हो गया वो हो गया, अब आगे से वो हमसे कोई संबंध ना रखे। लेकिन फिर भैया ने क्या कहा? तुम्हारे भाई की बात ना तो मेरे ही समझ में आई और ना ही मेरे अंकल की। ऐसा क्या कहा भैया ने? अंकल गए तो थे सारे संबंध तोड़ने के लिए, लेकिन तुम्हारे भाई ने कोई नया संबंध जोड़ने की बात कर दी। तुम्हारे पापा की डेथ की खबर सुनकर भैया बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। इसलिए वो तुम्हारे दामन पर लगे हुए दाग को धो डालना चाहते हैं। ये तुम क्या कह रही हो? वो तो सारा गुनाह अपने सर लेना चाहते थे, लेकिन तुम्हारे पापा ने उन्हें इस बात का मौका ही नहीं दिया। काश वो हो जाता जो भैया चाहते थे, तो आज तुम्हारे साथ वो सब न होता जो हुआ। ये तुम्हारे भाई के दिल में अचानक हमदर्दी कैसे जाग गई? मैं जानती हूँ कि भैया काला धंधा करने वाले बुरे आदमी, सख्त दिल के हैं, लेकिन उनके दिल के किसी कोने में प्यार, मोहब्बत, हमदर्दी जैसी भावना भी है। और जब ये भावना उन पर ज़्यादा असर दिखाने लगती है ना, तो मुझे उनमें शैतान के बजाय भगवान नजर आने लगता है। आज पहली बार मैं तुम्हारे मुंह से तुम्हारे भाई की तारीफ सुन रहा हूँ। मैं सच कह रही हूँ विजय, भैया का एक ये भी रूप है। लेकिन मैंने तो तुम्हारे भाई के अंदर हमेशा शैतानी देखा है। उन्होंने अपना ये रूप दिखाया है तुम्हारे ऑफिस में काम करने वाले श्रीवास्तव को किडनैप करवाकर, और तुम्हारे बड़े भाई के ससुर राकेश नाथ के साथ काम करने वाले गौतम वर्मा का मर्डर करवाकर। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा ना विजय? लेकिन ये बात सच है कि भैया ने ये सब कुछ करवाया है तुम्हारे पापा की वजह से, क्योंकि भैया को शक है कि तुम्हारे पापा की मौत इन सब की वजह से हुई है। तुम जो कह रही हो सच ही होगा, लेकिन पता नहीं क्यों टीना, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। भैया का गुस्सा अभी भी राकेश नाथ पर कम नहीं हुआ है, वो उसे छोड़ेंगे नहीं। भैया ने तुमसे गलत काम करवाया, तुम्हें तुम्हारी हिफाजत का वादा देकर, लेकिन जब ये राकेश नाथ और आदित्य शानबाग हाँ, वैसे तो आदित्य शानबाग हमारे घर अक्सर आया करता था, लेकिन इन दिनों
जब एक दिन भैया के पास वो आया था तो मैं चाय देने के लिए उनके कमरे में गई तो उन दोनों की बातों से मुझे लगा कि तुम लोगों के ऊपर जो भी मुसीबत आई है वो किसी और की वजह से नहीं है, सिर्फ आदित्य शानबाग की वजह से है। आदित्य शानबाग, राकेश नाथ इनामदार। मैंने आदित्य शानबाग को पहले भी वार्निंग दी थी कि अगर मुझे पता चला कि साजिश में वो भी शामिल है तो मैं इस बात को भूल जाऊंगा कि वो मेरे बड़े भाई का साड़ू है। लेकिन वो कमीना अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। आज उसकी वजह से मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है। मैं उसका जीना हराम कर दूंगा टीना। माँ जी चलिए, अब आप दूध पी लीजिए। नहीं, मैं दूध नहीं पीऊंगी। माँ जी फिर से वही बच्चों वाली जिद। देखिए, आप अगर दूध नहीं पिएंगी तो ठीक कैसे रहेंगी, और अगर आप ठीक नहीं रहेंगी तो पिताजी की सेवा कौन करेगा? तुम हो ना हमारी सेवा करने वाली। मैं तो हूँ ही माँ जी, आप लोगों की सेवा करके ही मुझे मोक्ष मिलेगा, शांति मिलेगी। लेकिन आप ये दूध पी लीजिए। नहीं, मैंने तुम्हें अपनी कसम के बारे में बताया था ना। माँ जी वो कसम कब की टूट चुकी है। चलिए चलिए, अब आप दूध पिएंगे। चलिए चलिए, ठंडा हो रहा है। चलिए चलिए चलिए। That's good. हमारे हाथ से दूध पीकर अमृत जैसा लगता है। ये अमृत नहीं, जहर है बुढ़िया, जहर। देख तो सही, कुछ ही दिनों में ये क्या असर लाता है। मैं भगवान से हमेशा प्रार्थना करती हूँ तुम जैसी बहू सबको मिले, पर ऐसी सास किसी को न दे, और अगर दे तो मेरी जैसी बहू की जरूरत है। किस सोच में पड़ गई? नहीं, कुछ नहीं, ऐसे है।
फिर भी तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। बताओ क्या बात है? माँ जी, अब कोई अच्छी बात होती तो बताती मैं, लेकिन बताओ ना क्या बात है। माँ जी, वो जो ममता है ना, जिसे आप इतने लाड प्यार से ब्याह कर इस घर में लाई थी, वो पिताजी के बारे में बड़ी मनहूस बात कह रही थी। क्या कह रही थी? कह रही थी कि अब पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? आग लगे उसके मुंह को, कुलक्षणी कहीं की। आने दो उसे, जबान खींच लूंगी उसकी, 2 थप्पड़ लगाऊंगी। माँ जी, मैंने उसे खूब डांटा और प्यार से समझाया भी। अरे पर उससे कुछ तो अकल होनी चाहिए ना। अपने पिता जैसे ससुर के बारे में ऐसी बात करते हुए शर्म नहीं आई उसे? माँ जी अब रहने भी दीजिए ना। देखिए, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है और आपको मेरी कसम है, अगर आपने ममता से एक लफ्ज भी कहा तो। अपनी कसम दिला के मेरा मुंह बंद मत करो। माँ जी आप इस बात को क्यों भूल नहीं जाती? देखिए, आप इस बात को भी तो समझिए ना, जो औरत इतनी मनहूस बातें करती है वो खुद कितनी मनहूस है। उसके कदम घर में पड़ते ही पिताजी के साथ क्या हुआ? हाँ? रहने दीजिए, चलिए अब आप आराम कीजिए, चलिए। संभाल के। कैसी बातें करती है ये लड़की? अब आने दो उसे, अच्छी खबर लूंगी उसकी। माँ जी, संजय को बता दूंगी, आराम से, वो ठीक करेगा उसे। संभाल के सो जाइए माँ जी। आइए माँ जी, मैं आपके पाँव दबाती हूँ। नहीं रहने दो बहू। नहीं माँ जी, माँ जैसी सास की सेवा करने का अवसर किसी बहू को ही मिलता है ना। एक तुम हो और एक वो ममता है। उसका दिमाग मुझे ठीक करना पड़ेगा। सूरत से कैसी भोली लगती है और बातें भी कैसी मीठी मीठी करती हैं। माँ जी, मीठी मीठी बातें करने वालों के दिल में अक्सर जहर भरा रहता है। खैर, मैं आपको क्या बताऊं, आपने तो मुझसे ज्यादा संस्कार था। माँ जी, अगर आप मुझे प्रॉमिस करती हैं कि आप कोई टेंशन नहीं लेंगे, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। क्या बात है? नहीं, पहले आप मुझसे वादा कीजिए। अरे कहो तो। माँ जी, एक्चुअली पिताजी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। क्या? माँ जी, मैंने आपको कहा था ना, आपने टेंशन नहीं लेना है। आप क्यों फिक्र करती हैं? मेरे पापा हैं ना उनके साथ, उन्होंने सारी सिचुएशन संभाली। तुम्हारे पापा इतना कुछ कर रहे हैं तो इनको ठीक होना ही पड़ेगा। हाँ माँ जी। बस बहू, अब तुम जाओ, आराम करो। नेहा तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। नहीं माँ जी, मैंने नेहा को ऑलरेडी सुला दिया है। अब आप मुझे मेरा काम करने दीजिए। ममता को तो देख लूंगी मैं। संजय को कह के खूब डांट दिलवाऊंगी। कैसी कैसी बातें करती है, जरा भी मेरी फिक्र नहीं। लगा तीर निशाने पे। इस औरत का कौन सा रूप सही है? शादी वाला, हॉस्पिटल वाला, या फिर ये रूप? इसकी कौन
कौन सी बात पर यकीन करूं? कभी कितनी बेदर्द और कभी इतनी हमदर्द। इसके बारे में जितना जानना समझना चाहता हूं, बस उतना ही उलझता जा रहा हूं। खैर, टाइम विल टेल। मम्मी किधर चली गए? हेलो ग्रैंडपा। हेलो हेलो। बेटा, तुम अभी तक सोई नहीं? आप भी तो नहीं सोए हैं? अरे मुझे तो रात में देर तक जागने की आदत है। कहीं इस आदत की वजह अमेरिका तो नहीं? मेरी टीचर ने मुझसे एक बार कहा था कि जब यहाँ पर रात होती है वहाँ पर दिन होता है, और जब यहाँ पर दिन होता है वहाँ पर रात होती है। करेक्ट? करेक्ट। इसलिए अभी भी आपकी घड़ी अमेरिका के हिसाब से चल रही है। अरे शैतान की नानी, मेरी घड़ी तो अमेरिका के हिसाब से चल रही है, लेकिन तेरी घड़ी कौन से हिसाब से चल रही है? तू अभी तक सोई क्यों नहीं? ग्रैंडपा, मुझे नींद नहीं आ रही है। मम्मी भी पता नहीं कहाँ चली गई। तुम्हारी मम्मी दादी माँ के पास गई हैं, लेकिन ये मेरे सवाल का जवाब नहीं था। ये बताओ कि तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? नेहा, क्या सोच लगी तुम? ग्रैंडपा, जब से बड़े पापा भगवान के पास गए हैं ना, तब से मुझे नींद नहीं आती है। बिस्तर पर लेटती हूँ तो भी वही दिखते हैं। या देखो बेटा, बड़े पापा भगवान के पास गए हैं, लेकिन उन्हें वहां कोई तकलीफ नहीं है, कोई दुख दर्द नहीं है। भगवान जी ने उन्हें बड़े आराम से रखा हुआ है। नेहा, ये बात तुमने दादी माँ को तो नहीं बताई? नहीं, मैंने उनसे नहीं कही। मम्मी ने मुझे मना किया था। हमारी नेहा कितनी समझदार है। ग्रैंडपा, मुझे बड़े पापा की बहुत याद आ रही है। वो रोज रात को मुझे कहानी सुनाया करते थे, अब मुझे कोई कहानी नहीं सुनाता है। अरे ऐसी बात है तो मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा। आप? हाँ। आप सुनाएंगे मुझे कहानी? आपको आती है कहानी? बिल्कुल आती है। कौन सी कहानी सुनोगी? कोई भी, जो आपको अच्छी लगती है वो मुझे भी अच्छी लगेगी। ठीक है, तो चलो मेरे कमरे में चलो, वहां आराम से तुम्हें कहानी सुनाते हैं। जल्दी। यस, चलो चलो चलो, बैठो 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 बैठो, शाबाश। देखो नेहा, कहानी जीवन की सच्चाई होती है। हमारे आसपास जो बीत रहा है वही समय के साथ कहानी बन जाती है। बस आज मैं तुम्हें ऐसी ही कहानी सुनाऊंगा। ठीक है। ओके। बात बहुत पुरानी है। एक राजा था और एक रानी। उन दोनों का आपस में बहुत प्यार था, और उन दोनों के प्यार की निशानी थी एक प्यारी सी राजकुमारी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। राजकुमारी जितनी समझदार थी उतनी ही सुंदर, लेकिन वो जो रानी थी ना, उसका पिता बिल्कुल राक्षस था, राक्षस। ग्रैंडपा, मतलब उसके सिर पे सिंग थे? अरे नहीं नहीं बेटा, बहुत सारे इंसान राक्षसों जैसा काम करते हैं, वो बिल्कुल वैसा ही था। और वो हमेशा अपनी बेटी को भड़काता रहता था। वो चाहता था कि रानी के ससुराल वालों की सुख शांति एकदम खत्म हो जाए। पर क्यों? बेटा, इसलिए कि वो भी एक देश का राजा था और रानी के ससुर जी से उसकी बहुत पुरानी दुश्मनी थी। तो फिर उसने उसकी बेटी की शादी उधर क्यों की? इसलिए कि रानी और राजा में आपस में प्रेम था और इसी कारण से शादी ही करनी पड़ी। लेकिन नेहा वो पुरानी दुश्मनी को बिल्कुल नहीं भुला पाया। हमेशा इस मौके की तलाश में रहता था कि कब राजा और उसके परिवार को नीचा दिखाया जाए। और जानती हो बेटा, इससे क्या होता था? रानी और राजा में आए दिन झगड़े होते थे।
रानी आए दिन रूठ कर अपने पिता के घर चली जाती और राजकुमारी, बेचारी राजकुमारी उदास होकर रह जाती। वो मन ही मन सोचती थी कि मेरे मम्मी पापा इतना झगड़ा क्यों करते हैं और बच्चों के मम्मी पापा की तरह प्यार से क्यों नहीं रहते। ये तो मेरे साथ भी होता है ग्रैंडपा। मेरी मम्मी हमेशा झगड़ा करके अपने घर चली जाती है। नेहा बेटी, दुखी होकर और आंसू बहाकर किसी परेशानी का हल नहीं ढूंढा जाता। तुम्हारी तरह वो राजकुमारी भी पहले आंसू बहाती थी। हालात से समझौता करने के अलावा उसके सामने करने को कुछ भी नहीं था। फिर क्या हुआ ग्रैंडपा? बेटा, वो तो वैसे ही दुखी और परेशान रहती थी, लेकिन एक दिन उसकी दुख और परेशानी का उसके टीचर को पता लग गया और उसने राजकुमारी को समझाया। क्या समझाया? यही कि हालात से मुकाबला करने के लिए जो भी तैयार होता है, जीत उसके ही कदम चूमती है। आगे क्या हुआ? वो राजकुमारी हालात से मुकाबला करने के लिए तैयार हो गई। कैसे? प्यार से। प्यार से? हाँ बेटी, प्यार में ऐसी शक्ति होती है जो नफरत की आग को चंदन की तरह शीतल कर देती है। वो राजकुमारी जब भी अपनी मां के पास होती तो उसके काम की तारीफ करती और कहती कि मैंने नहीं, पापा ने कहा है। और जब वो पापा के सामने होती तो हमेशा उनकी तारीफ करती और कहती कि ये मैंने नहीं, माँ ने कहा है। हाँ बेटी, और धीरे धीरे उनका फासला कम होता चला गया। वो दोनों एक दूसरे के करीब आते गए और जैसे जैसे वो करीब आते गए वैसे वैसे ही राजकुमारी को प्यार मिलने लगा। काश ये सब हमारे साथ होता। नेहा, तुम भी उस राजकुमारी की तरह हालात से मुकाबला करोगी ना, तो जीत तुम्हारे भी कदम चूमेगी बेटा। अच्छा ग्रैंडपा, फिर उस रानी के राक्षस पिता का क्या हुआ? वो अपनी बेटी को हथियार बनाकर एक के बाद एक चाल चलता रहा, लेकिन तब तक रानी को भी अपने पिता की हकीकत का आभास होने लगा था। उसने अपने राजा और अपनी राजकुमारी की खातिर पिता की बातों पर ध्यान देना ही बंद कर दिया और इस तरह से उनके परिवार में सुख शांति छा गई। अच्छा, अब ये बताओ नेहा, तुमने इस कहानी से क्या सीखा? ये कहानी हकीकत बन सके। बकवास बकवास हो गई जिंदगी। कहते अच्छा करो तो अच्छा होगा। क्या अच्छा?
शकील भाई ने गुनाह किया नहीं किया मुझे नहीं पता, वहां से मैंने वादा कर दिया कि उन्हें छुड़ाऊंगा। अगर मैं वादा नहीं करता तो मुझे सड़ जाता है। क्यों क्या वादा? बीती बातों को याद करके तुम क्यों परेशान होते हो विजय? तुमने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया। अरे जुर्म के दलदल में फंस गया। मेरी वजह से मेरा बाप मर गया। वो मेरी माँ, वो इस सपने की वजह से आधी पागल हो गई। सबका जिम्मेदार मैं, सिर्फ मैं। अब जो है वो है, तुम्हें डट के सामना करना पड़ेगा। नहीं ठीक, टीना टूट गया हूं। मर गया हूं। नहीं विजय, तुम्हें अभी जीना होगा, बहुत जीना होगा। किसके लिए? तुम किस विजय के जीने की बात कर रही हो? वो विजय जिसकी वजह से उसका बाप मर गया। उस विजय के जीने की बात कर रही है तुम। भगवान के लिए ऐसी बातें मत करो विजय। कैसी बात करो? भगवान को पूछ या अपने साथ साथ उसे भी कोसो। कुछ नहीं, चलो तुम अब घर चलो। घर, वो घर जो कभी स्वर्ग हुआ करता था, आज वो सिर्फ मेरी वजह से, सिर्फ मेरी वजह से नर्क से भी ज्यादा बदतर हो गया। उस घर की हर दीवारें मेरे बाप के खून से रंगी हुई है। उस घर में जाने की बात कर रही हूं। नहीं ठीक, मैं वहां नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। नहीं विजय, मैं तुम्हें ये जहर नहीं पीने दूंगी। विजय छोड़ दो इसे, रखो इसको यहाँ, रखो इसे। तुम इस जहर का बॉल नहीं पियोगे। ये नहीं पियूंगा तो जीऊंगा कैसे टीना? तुम जाओ। नहीं विजय, मैं तुम्हें इस हालत में छोड़ के नहीं जा सकती। इधर रखो इसे। अरे कहा ना तुम जाओ। मैं तुम्हारे बगैर यहाँ से हरगिज नहीं जाऊंगी। क्यों अपने साथ इस तरह जुल्म कर रहे हो तुम? क्यों? जानती हूँ मैं ये क्यों पी रहा हूँ।
सिर्फ इसलिए कि मैं सारे रिश्ते भूल जाऊं, सारे नाते तोड़ दूं और उसके बाद मैं आदित्य शानबाग से मिलने जाऊंगा। नहीं विजय, इस हालत में तुम उसके पास नहीं जाओगे। अगर आज मैं वहां नहीं गया तो बहुत देर हो जाएगी। विजय, तुम्हें मेरी कसम है। आज अगर मेरी माँ भी मुझे कसम दे देगी ना, तब भी मैं रुकने वाला नहीं। प्लीज विजय, प्लीज। प्लीज विजय, 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 मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। विजय, विजय, विजय एक मिनट रुको। तुम इतनी रात के वो भी शराब पी के यहाँ क्यों आए हो? सॉरी भाभी जी, मैं बहुत परेशान हूँ। तुम इस हालत में यहाँ क्या कर रहे हो? भाभी जी, मेरा भाई साहब को मिलना बहुत जरूरी है। उन्हें प्लीज बुला दीजिए। वो सो रहे हैं विजय, लेकिन तुम मुझे बताओ कि तुमने शराब क्यों पी है? मैं आपको सब बताता हूँ, लेकिन प्लीज मैंने एक गिलास पानी पिलवा दिया। मैं बताता हूँ आपको। तुम बैठो, बैठो तुम, मैं पानी लाती हूँ। मुझे फंसा के खुद चैन की नींद सो रहा है। मैंने तुझे बोला था आदित्य शानबाग कि अगर तूने राकेश नाथ को कुछ भी बताया तो मैं ये बात भूल जाऊंगा कि तू मेरे बड़े भाई का साड़ू है। विजय, विजय, तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है। तुझे याद है ना कि मैंने तेरे लिए। मुझे सब याद है, मुझे याद है तूने शकील भाई को छुड़वाया था। मुझे ये भी याद है कि तूने मेरे माँ के सदन की इज्जत बचाई, और मुझे ये भी याद है कि तूने मुझे कामला से मिलाया, तूने मुझे फंसाया, जिसकी वजह से आज मेरा बाप मर गया। आज नहीं छोड़ूंगा तुझे। विजय, क्या कर रहे हो? विजय छोड़ो इन्हें! विजय! विजय छोड़ो इन्हें! विजय! विजय प्लीज! प्लीज विजय! विजय छोड़ो इन्हें! विजय, तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम है, छोड़ो इन्हें! वकील, आज तू बच गया। एक बार पहले भी मेरी मां बीच में आ गई थी, और आज एक बार फिर मैं अपने बाप को तो खो चुका हूं, लेकिन अपनी मां को नहीं खोना चाहता। एक बात याद रखना, मैं तुझे टपकाऊंगा जरूर। वकील, मैं तुझे जरूर टपकाऊंगा।
नहीं आ सकता। आदित्य, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या होना है, लेकिन मैं उस विजय के बच्चे को छूऊंगा नहीं। क्या समझता है मैं आपको? आदित्य शानबाग नाम है मेरा। छोड़ो मुझे। अरे अंकल, नेहा को कहीं देखा? वो अभी मेरे पास ही सोई थी कमरे में। वो तुम्हारे पास सोने की कोशिश कर रही थी, मगर जब उसे नींद नहीं आई तो मेरे पास चली गई। तो अभी कहाँ है वो? मेरे कमरे में सो रही है। मैं बहुत परेशान हो गया था, पता नहीं कहाँ गई। आज नेहा की बातें सुनकर मैं भी कुछ देर के लिए परेशान हो गया था। हाँ? ऐसा क्या कह दिया उसने? जीजू के जाने के बाद वो नन्ही जान अपने आप को कैसे संभाल रही है, ये तो वही जाने है। कह रही थी कि ग्रैंडपा से रोज कहानी सुनाया करते थे। हाँ अंकल, ये तो सच है। आज मैंने भी उसे कहानी सुनाई और कहानी सुनते ही आराम से सो गई। सच बात तो यह है अजय कि नेहा जीजू को बहुत मिस करती है। कल यही हाल हम सबका यही हाल है। मैं उसे अपने कमरे में ले जाता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं तो भी कुछ देर और जागूंगा और आराम से बैठ के किताब पढ़ूंगा। अरे खाम को तकलीफ होगी। कोई तकलीफ नहीं होगी। सुबह स्कूल भेजने से पहले उसे ले जाना। ओके? और तुम डावला वैसे नहीं मिल सकता है। तुम इस वक्त शराब पिए हो, सुबह आकर सूफी हालत में बात करना समझाए। विजय चौधरी को रोक रहा हूं। विजय चौधरी को। विजय! मंगलो, तो मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था कि तुम कहीं भी जा सकते हो, लेकिन शाम को यहां जरूर आओगे। सही था ना अंदाजा? आपको कैसे पता कि मैं यहां आऊंगा? दावला भाई को सब पता है विजय चौधरी, सब पता है। तुम आदित्य से मारपीट करके आ रहे हो। उस कुत्ते को बहुत मारा मैं, बहुत मारा। अगर उसकी बीवी बीच में ना आई होती और अगर उसकी बीवी ने मुझे मेरी मां की कसम नहीं दी होती तो आज वो गया था डाबला, गया था। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं विजय। तुमने कुछ देर पहले टीना के सामने बैठकर शराब पी, आदित्य से मारपीट की। तो टीना ने आपको सब कुछ बता दिया, लेकिन क्या मेरा ये सब करके? अरे तुम अच्छे खानदान के शरीफ लड़के हो विजय, शराफत तुम्हारे शक्ल पर है। ऐसा करना अच्छा नहीं है। ऐसे सब काम करना, अपने नाम खराब करना शोभा देता है तुम? नहीं। अरे मुझसे कहा होता, डावला भाई से कहा होता, अरे उसको मैं टपका देता, ऐसे टपका देता। तो टपकाओ डावला भाई,
उस काले कोट वाले को टपकाओ। मैं उसका इल्जाम अपने सर पे लूंगा, लेकिन उसको ठपकाओ। विजय, एक बेगुनाह शकील को छुड़वाने के लिए तुम्हारे और तुम्हारे खानदान को क्या क्या झेलना पड़ा भूल गए? अगर ये सब इल्जाम तुमने अपने सर ले लिए तो क्या होगा? क्या होगा? फांसी लगेगी ना? ठीक है, लेकिन उसको टपका दो। अरे फांसी तो चढ़ जाओगे तुम, लेकिन तुम्हारे खानदान का क्या होगा सोचा है तुमने? अरे सोचो विजय, सोचो। देखो, इन सब बातों में कुछ नहीं रखा विजय, कुछ नहीं। तुम अभी घर जाओ, कल सुबह आना। मैं उस काले कोट वाले को भी यहां बुला कर रखता हूं। आमने सामने बैठकर ये सारा मामला रफा दफा करो, भूल जाओ। नहीं डाला भाई, अभी कोई मारमारी नहीं, कोई रफा दफा नहीं। उसको आप पहले टपका दो, उसके बाद आमने सामने बैठ के बात करेंगे, लेकिन पहले उसको टपकाओ ना भाई, पहले उसको टपकाओ उस कुत्ते को। देखो विजय, तुम इस समय घर जाओ, घर जाओ तुम। उसको टपका दो, मैं चला जाऊंगा, लेकिन उसको टपका दो। अच्छा, टपका दूंगा उसे, टपकाऊंगा मैं, बस टपकाऊंगा उसे मैं। लेकिन इस समय तुम घर जाओगे, वादा करो मुझसे। मंगलो, छोड़ के आओ। 1 मिनट, मैं चला जाऊं, लेकिन उस कुत्ते को कुछ गोली, 6 गोलियां यहां पे मारो, 6 यहां और 6 और बाकी की जो बच जाएंगी वो उसके यहां पे मारो। उसको छोड़ना नहीं, वादा करो तुम उसको छोड़ोगे। तुम घर जाओ विजय, घर जाओ, चिंता मत करो। लेकिन उसको मत छोड़ना रावला, तुम घर जाओ विजय, उसको मत छोड़ो। उसको मत छोड़ो। उस कुत्ते को मत छोड़ना रावला। चिंता हो गई मुझे इसकी बगलो। क्या हालत बना ली इसने अपने आप के। लेकिन पता नहीं क्यों इसके अंदर मुझे पुराना ढाबला नजर आता है, पुराना ढाबला। चल भैरव। माँ जी, ये देखिए, मैं आपके लिए सूप लेकर आई हूँ। माँ जी, ऐसे मुंह फेर कर बैठने से काम नहीं चलेगा। चलिए सूप पी लीजिए। मुझे नहीं चाहिए सूप वूप।
कैसे नहीं चाहिए सूप? सूप तो आपको पीना ही पड़ेगा। मैंने कहा ना मुझे नहीं चाहिए सूप। माँ जी, ये टमाटर का सूप है, इसमें बहुत ताकत होती है। इसे नहीं पिएंगी तो आपकी तबीयत कैसे ठीक होगी? मेरी तबीयत जैसी है वैसी ही रहने दो। मुझे बताओ, बलराज की तबीयत कैसी है? क्या हुआ? बोलती क्यों नहीं? बता ना, बलराज की तबीयत कैसी है? माँ जी, मुझे लगता है अब आपको सच स्वीकार कर लेना चाहिए। सच? कैसा सच? माँ जी, पापा आप इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? ऐसे बोलने की तेरी हिम्मत कैसी हुई? एक जीते जागते आदमी के बारे में ऐसा कहते हुए तुझे शर्म नहीं आई? मेरे माथे का सिंदूर उजाड़ देना चाहती है तू? माँ जी, क्या हुआ? माँ जी, क्या हुआ? ये पूछ क्या नहीं हुआ? ये कहती है मेरा बलराज मर गया। कीड़े पड़े इसके मुंह में, जबान कटकर गिर जाए इसकी। ममता, ये तुम क्या कह रही हो? पिताजी जिंदा है, अस्पताल में है, उनका इलाज चल रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात कहने की? भाभी, मैं तो क्या, मेरा और तेरा कोई रिश्ता नहीं है। जब बहू अपने ससुर के बारे में इतनी गंदी बात सोच सकती है, मैं उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। निकाल दो, मैं इसका मुंह नहीं देखना चाहती। मेरे बलराज के बारे में ऐसी गंदी बात कहती है। निकल जा यहाँ से, निकल जा बहाने से। कल्पना, क्या हुआ? इससे पूछो, ये न जाने किस बहाने से माँ जी के कमरे में गई और माँ जी से कह रही कि पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है। क्या? तुम्हें ये सब माँ से कहने के लिए किसने कहा? भैया, मुझे पता नहीं था कि झूठ बोल रही है। इसे सब कुछ पता था। दरअसल ये चाहती है कि माँ जी की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाए, इसीलिए उसने जाकर माँ जी को ये सब बात बताई ताकि माँ जी बीमार हो जाए। अजय ये घर में दीवारें खींचना चाहती है। ममता, भैया, मुझे तुमसे सफाई की कोई जरूरत नहीं है, तुम कुछ नहीं कहना। अजय, मैंने इसे लाख बार मना किया है माँ जी के कमरे में जाने से, फिर भी ये वहां क्यों गई? ममता, बड़ों का कहना मानना और उनकी इज्जत करना सीखो, और हालात को अगर सुधार नहीं सकती तो कम से कम बिगाड़ना नहीं, समझी? मुझे माफ कर दीजिए। आइए। आप लोग बैठिए, मैं चाय लेके आता हूँ। जी नमस्ते, बैठिए ना प्लीज। कहिए कैसे आना हुआ? सोचा कल्याणी बहन जी की तबीयत का हाल पूछ लें। जितना मैं जानता हूं अंकल, किसी बीमार को जाकर बार बार ये पूछना कि तबीयत कैसी है, उससे शायद उस इंसान को भी तकलीफ होती है और उसके घर वाले भी परेशान हो जाते हैं। बेटे, तुम तो ठीक ही कह रहे हो, लेकिन ममता के नाते हम भी तो घर वाले ही हैं, हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है। और जो ममता ने फर्ज निभाया अपना, बहुत अच्छी तरीके से निभाया। क्या बात है बेटा, ममता से कोई भूल हो गई? अंकल, अब वो बच्ची नहीं है, इस घर की बहू है, बहू। क्या बात है बेटा, क्या हुआ है, बताओ ना। मैं बताती हूँ। मैं बताती हूँ आपको ममता ने क्या गुल खिलाया है। आंटी जी, ये बात तो आप सबको पता है कि पिताजी की डेथ की खबर हमने माँ जी से छुपाई है। मम्मी जी को तो अब तक यही यकीन है कि पिताजी जिंदा है।
और इसी यकीन पर वो जिंदा है। अब ममता को मम्मी जी से जाकर ये कहने की क्या जरूरत थी कि पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे? क्या? ये तो ममता से बहुत बड़ी गलती हो गई। और उसकी उस गलती का नतीजा भुगतना पड़ता हमको। जरा सोचिए, इतनी बुरी खबर अचानक माँ जी सुनती और उन्हें अचानक कुछ हो जाता तो? नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। भगवान कल्याणी बहन को सदा सलामत रखे। पर ममता उन्हें सलामत रहने दे तो ना। बार बार जाकर माँ जी से मिलती है, जबकि मैंने उसे सख्त मना किया है। ममता भी ना समझे बेटा। देखिए, ममता की इस गलती के लिए मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ। हाँ बेटा, हमें माफ कर दो। बेटा, हम कल्याणी बहन से मिलना चाहते थे। एक्चुअली अंकल, आई नो आप बहुत दूर से आए, पर इस वक्त माँ से ना मिले तो अच्छा है। अच्छा, तो हम ममता से माँ जी, वो शायद अपने कमरे में सो रही होगी। आप यहीं पर रुकिए, मैं उसे बुला कर लाती हूँ। तुम अब तक रो रही हो? अरे इतना तो तुम पिताजी के गुजरने पर भी नहीं रोई थी। और वैसे भी ममता, तुम ऐसे काम करती ही क्यों हो जिसकी वजह से बाद में तुम्हें रोना और पछताना पड़े? भाभी प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। बाजी को ये सब बताने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। मैं तो उनके कमरे में बस सूप पिलाने गई थी। उन्होंने मुझसे पूछ लिया, इसलिए मैं। अरे आप सत्यवादी के अवतार बने। ममता, जिस दिन से तुम्हारे कदम इस घर में पड़े हैं ना, तब से इस घर की हालत बुरी है। पहले तो पिताजी गुजर गए, फिर माँ जी की ये हालत हुई। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये बाकी सब लोग कह रहे। और इसीलिए प्लीज अपने आप को महान साबित करने के लिए आप जो हरकतें करते ना, प्लीज फॉर हेवन्स सेक उसे बंद कर दीजिए। और ये रोने धोने का नाटक बंद करके जाइए, जाकर अपने मम्मी डैडी से मिलाइए। भाभी, आपने मम्मी पापा को तो नहीं बताया ना कि मैंने माँ जी को? ममता, मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ और नासमझ नहीं हूं। अंकल, मैंने और कल्पना ने अभी अभी ममता के बारे में जो कुछ भी कहा, प्लीज उसका जिक्र ममता के पास मत कीजिएगा, वो परेशान हो जाएगी। नहीं, बेफिक्र हो बेटे, हम उससे कोई ऐसी वैसी बात नहीं करेंगे। बेटा, हम तो उसे ये भी पता नहीं लगने देंगे कि हमें कुछ पता है। मम्मी, पापा, तुम लोग बातें करो, मैं आता हूँ। हाँ बेटा। कैसे हैं आप लोग? कैसे बच्चे? बैठिए। पापा, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूं बेटी, तुम कैसी हो? बस ठीक ही हूँ। कोई ठीक हो भी कैसे सकता है? इतनी बड़ी अनहोनी तो इस घर में हो गई है। कोई समझ नहीं पाया अब तक, सब दिन रात। कल्याणी बहन की तबीयत थोड़ी सी भी समझ जाती तो। पापा, आपकी नौकरी का क्या हुआ? कहीं बात बनी? कहीं भी लग जाएगी बेटी, 2-3 जगह अप्रोच किया है,
काम बन जाएगा। हो ही जाना चाहिए काम, वरना। बेटा, इस घर में आने के बाद भी तेरे मन से पापा की चिंता नहीं जाती? और जाएगी भी नहीं जब तक आप दोबारा काम पर नहीं चले जाते। हो जाएगा बेटा, हो जाएगा। ममता, क्या बात है बेटा? तू इतनी बुझी क्यों है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है, पर आपको क्या हुआ? अचानक मेरी तबीयत के बारे में क्यों पूछ रही हैं? वो तुम्हारी कल्पना भाभी ने कहा कि तुम सो रही हो, तो मैंने सोचा कि तुम तो बहुत जल्दी उठती हो, अगर अभी तक सोई हो तो शायद तबीयत खराब हो। और क्या क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं बेटा, बस इतना ही कहकर वो अंदर तुम्हें बुलाने चली गई। कुछ ना कुछ तो जरूर कहा होगा। नहीं बेटा, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं कहा। ताजो, कल्पना भाभी ने मेरे मम्मी पापा से और कुछ नहीं कहा? क्या सोच रही हो बेटा? बेटा, यहां तुम्हारा मन तो लग गया है ना? तुमने अपने आप को इस घर में एडजस्ट तो कर लिया है ना? कोशिश कर रही हूँ पापा। बेटा, एक बात कहूँ, कोई भूल हो जाए तो बड़े कुछ कहें तो उस बात का बुरा मत मानना। ये सब आप मुझसे क्यों कह रही हैं? कुछ नहीं बेटा, इसलिए कि इतना बड़ा घर परिवार है तुम्हारा। नहीं, तुम इस घर में आई हो, घर में सबकी मर्जी के मुताबिक चलोगी तो तुम्हारी गृहस्थी की गाड़ी बहुत अच्छी चलेगी बेटा। और मेरी इच्छा, मेरी मर्जी, उसका क्या मम्मी? अरे बेटा, बहुओं को ससुराल में सास, जेठ, जेठानी सबके साथ तालमेल बिठाकर ही चलना पड़ता है। और तेरी मर्जी का ख्याल रखने वाला तो इस घर में तेरा पति है, संजय है। बेटी, संजय कहीं नजर नहीं आ रहा है? वो ऑफिस गए, शाम को आएंगे। बेटा, संजय का व्यवहार तेरे साथ कैसा है? वो तो बहुत अच्छे। शादी के बाद तुम दोनों को एक साथ देखा नहीं तो बड़ी इच्छा थी, और अब तो घर में वैसे भी गमगीन माहौल हो गया है, तो 6 महीने तक तो कोई बात नहीं, हम बेटा फिर किसी दिन आएंगे उससे मिलने के लिए। अच्छा बेटा, चलते हैं। ममता बेटी, हमेशा कोशिश करना कि तुम्हारी किसी बात या किसी काम से तुम्हारे घर वाले कभी तुमसे नाराज ना हो। वो हमेशा तुझे प्यार करते रहे। अच्छा, जीते रहो बेटा, सुखी रहो। सब सुखी रहो मेरे बच्चे। अरे नामिया, जब से विजय के फादर का डेथ हुआ है और भाई के 3 करोड़ रुपए का नुकसान, भाई बहुत परेशान है यार। तो बरोबर बोला तगड़ू, सारा गेम उल्टा हो गया। एक गलती की वजह से एक की जान भी गई और टाबला भाई का करोड़ों का माल। अरे नामिया, मुझे तो ये भी नहीं पता कि टाबला भाई का अगला कदम क्या होगा। भाई की तरह। भाई जय भैरव। मेरे को सदैव शानबाग को लाने को बोला था ना मंगलू, क्या हुआ? मैं गया था उसके ऑफिस, काफी देर वेट किया, वो आया ही नहीं। फिर मैं उसके घर। शॉर्टकट में बोल, शॉर्टकट में बोल, जितना पूछा गया है उतना बोल। बोल। आदित्य मिला था, मैं उसको बोला आपने बुलाया तो क्या? उसने यहाँ आने से साफ इनकार कर दिया। आदित्य ने इनकार कर दिया? उसने इनकार किया? मैं उसको यहां तक बोला कि डाबला भाई ने बुलाया, उसने कहा कि मुझे डाबला भाई से नहीं मिलना है। ऐसा पहली बार हुआ है कि उस आदित्य शानबाग ने मेरा हुक्म डाला है, डाबला भाई का हुक्म डाला है। वो विजय की हरकत से बहुत बिगड़ा हुआ डाबला भाई। और अगर मैं उसकी हरकत से बिगड़ गया तो क्या होगा? उसका सीधा भाइयों के पास पहुंच जाएगा। अरे उसकी वजह से मेरा 3 करोड़ का नुकसान हुआ। मैंने तो सिर्फ उसे फोन पर धमकी दी, उसे कहा
कि मेरे और विजय के बारे में किसी से कुछ नहीं कहना। तो वो कह रहा था उस दिन के बाद उसने आपके और विजय के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा, फिर विजय उसके घर क्यों? अरे उसको तो नहीं, ये क्यों नहीं बोला कि विजय उसको मारने के चक्कर में है? तो मैंने उसे रोका, डाबला भाई ने उसे रोका। अरे मैं तो दोनों को कॉम्प्रोमाइज कराना चाहता हूं। अरे मैंने उससे बहुत समझा लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं था। सुनेगा, वो सुनेगा, अपने दोनों कान खोल कर सुनेगा। आदित्य शानबाग को मेरे पास आना ही होगा। मंगलो, अगर आदित्य शानबाग खुद यहां चलकर नहीं आया तो उसे उठा ले। वैसे भी विजय का काम तो करना ही है और उस इनामदार को चुकाना है। तो जैसे जैसे आदित्य शानबाग के गर्दन पे मेरा शिकंजा कसेगा, इनामदार झुकेगा। शिकंजा कसेगा, वो झुकेगा, कसेगा, झुकेगा। विजय ने मेरे साथ ऐसा करके बहुत बड़ी गलती की है पिता, और इसकी सजा सिर्फ विजय नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। पता नहीं तुमने विजय के साथ ऐसा पहले क्या कर दिया है कि वो फ्रस्ट्रेशन में आ गया। अरे काहे की फ्रस्ट्रेशन? उसकी फ्रस्ट्रेशन तो मैं निकालूंगा। उसने मेरे साथ साथ राकेश दास जी के गिरबान पर भी हाथ डाला है। पापा ने उसका क्या बिगाड़ा है? मैं क्या जानूं, वो तो कभी ना जाने। तुम जरूर कुछ जानते हो, तुम मुझे बता नहीं रहे। पापा भी कल्पना को लेकर पहले ही विजय के परिवार वालों के खिलाफ कोई ना कोई षड्यंत्र रचते रहते हो। कहीं तुम भी पापा के साथ मिलकर उनके... क्या बात कर रही हो तुम्हारे पिता? अरे भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? अरे भाई, मैं विजय के खिलाफ तुम्हारे पिताजी के साथ मिलकर कोई षड्यंत्र क्यों रचूंगा? तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि शकील भाई के मामले में मैंने उन लोगों के लिए क्या क्या नहीं किया। तो फिर वो कल रात शराब पीकर तुमसे झगड़ा करने क्यों आया था? पहले तो उसने कभी ऐसा नहीं किया। अगर उसने पहले ऐसा किया होता ना तो पता नहीं मैंने उसका क्या असर कर दिया होता। लेकिन अभी जो उसने किया है, उसके लिए कोर्ट में उसके खिलाफ ऐसा केस बनाऊंगा कि सारी जिंदगी सलाखों के पीछे सड़ेगा वो। देखो, वो हमारे रिश्तेदार होंगे तुम्हारे, मेरे कुछ नहीं लगते। और सुनो, कल रात जो भी हो ना, इसके बारे में तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे, तुम्हारे पिताजी को भी नहीं, समझे तुम? काला कोट, चल तेरे को भी डाबला भाई से मिलना है। देखो भाई, मैं तुम्हारे डाबला भाई से कई बार कह चुका हूं कि मैं उसे नहीं मिल सकता। डाबला भाई तुझे मिलना चाहता, समझे? आदित्य, ये कौन है? मार क्यों रहा है तुझे? जब दो मर्द बात करते तो औरत नहीं बोलती, समझा? दीदी, अरे अमर, तुम यहाँ? क्यों? तुम्हें तो कहीं और होना चाहिए था। कहीं और होना चाहिए था? कहाँ? तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे तुम्हें कुछ नहीं मालूम। बात क्या है दीदी? बात तो एक ही है जिसकी वजह से हम सब परेशान हैं। कैसे भाई हो तुम? अपने जीजू का जरा भी ख्याल नहीं रखते। वो दिल्ली में और तुम यहाँ। दिल्ली में? हाँ, उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इसलिए राकेश नाथ जी उन्हें लेकर दिल्ली चले गए हैं। ऐसे क्या देख रहे हो जैसे तुम्हें कुछ नहीं मालूम? माँ जी, अंकल का सब मालूम है। वो आपके साथ मजाक कर रहे हैं। अंकल भी तो थे पिताजी के साथ, अभी अभी दिल्ली से लौटे हैं। सच? तो बलराज भी लौटे होंगे। कैसी तबीयत है उनकी? पहले से बेहतर है। चलिए, अब आप दूध पी लीजिए। अमर, मुझे ये दूध पिला के इतना मोटा करने वाली है ना कि बलराज जब ठीक होकर वापस लौटेंगे तो मुझे पहचान ही नहीं पाएंगे। क्या माँ जी, आप भी। चलिए, अब आप दूध पी लीजिए। नहीं, मैं दूध पीऊंगी बलराज से मिलने के बाद ही।
पर माँ जी, ये आज तो मुमकिन नहीं होगा। मेरी डॉक्टर साहब से बात हुई है और उन्होंने कहा है कि पेशेंट अभी अभी लंबे सफर से लौटा है और उन्हें आराम की सख्त जरूरत है। देखा अमर, कल्पना और राकेश नाथ जी बलराज का कितना ख्याल रखते हैं। हमने इन दोनों को समझने में कितनी गलती की। हाँ भी माँ जी, माँ जी हम तो सिर्फ हमारा फर्ज निभा रहे हैं। आप छोटी सी बात को इतना बड़ा चढ़ा कर क्यों कह रही है? और वैसे भी मेरे पापा जब परायों के लिए इतना करते हैं तो क्या अपनों के लिए इतना सा भी नहीं कर सकते? चलिए अब आप दूध पी लीजिए। नहीं, मैं नहीं पीऊंगी। माँ जी जिद नहीं करते, चलिए चलिए पी लीजिए। तुम बलराज से मिलवाओगी ना मुझे? पक्की बात, दूध पी लीजिए। शक और विश्वास की दोराहे पर ठहरा है। मेरा दिमाग अब सही दिशा की तरफ मुड़ने लगा है। मुझे महसूस हो रहा है कि दीदी के लिए कल्पना का इतना प्यार, इतना अपनापन, इतना दिखावा, इतना छलावा नहीं, ये ठीक नहीं है, बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ही। जय भैरव। जय भैरव। वकील को ले आया। उसको ज्यादा तकलीफ नहीं दी ना तूने? नहीं तकलीफ नहीं, बस आपके बंगले के दरवाजे के भीतर तक तो बहुत तकलीफ तो हुई होगी उसे। अभी तक तो मैंने उसे अपना अच्छा है, अच्छा किया कि तूने उसे ज्यादा तकलीफ नहीं दी, क्योंकि जो तकलीफ मैं उसे देने वाला हूं वो ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा है। तो जा उसको जरा खर्चा पानी दे, मैं भैरव की पूजा करके आता है। चल। जय भैरव। जय भैरव। चल। क्या कर रहे हो? चल। मुझे जबरदस्ती लाया ना? क्या है? तुम्हें और तुम्हारे दामला भाई को नहीं पता कि मेरी पहुंच कहां तक है? पुलिस फोर्स के कोर्ट रूम में। अच्छा, ये ना तो तेरा पुलिस स्टेशन और माई कोर्ट, ये दामला भाई का दरबार है। अब जरा भैरव सुनो, मैं कुछ देर में एक वकील को आपके पास भेज रहा हूं। उसको बहुत तकलीफ देना भैरव, उसने मुझे बहुत तकलीफ दी, आपके बच्चे को बहुत तकलीफ दी, उसने विजय को तकलीफ दी। उसको छोड़ना नहीं आप। भैरव जल्द से जल्द उस राकेश नाथ इनामदार को अपने पास बुला लो, उसको बुला लो। इतनी रात को शराब पीकर विजय तुम्हारे घर में आकर आदित्य के साथ मारपीट करता है और सुबह डावला के आदमी आकर आदित्य का किडनैप कर लेते हैं, और ये खबर तो मुझे अब बता रही हो। पापा, मैं तो आपको रात को इन्फॉर्म कर देना चाहती थी, लेकिन आदित्य ने मना कर दिया था। बहुत बेवकूफी की उसने। देख लिया शशि तुमने अपनी कल्पना के ससुराल वालों का असली रूप। हम उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं और उनका बेटा विजय हमें कैसा जवाब दे रहा है। लेकिन पापा, क्या विजय का ऐसे गुंडे मवालियों के साथ? बेटी, आदमी जैसा होता है उसका मेलजोल भी वैसे लोगों से होता है। लोगों का तो यहां तक कहना है कि बलराज चौधरी की मौत में इस विजय का ही है। लेकिन पापा, अगर उन्होंने उन्हें मारा तो? बेटी तुम चिंता मत करो, डाबला आदित्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर हम इस गुंडे की रिपोर्ट पुलिस में कर दें तो? नहीं शशि, पुलिस में रिपोर्ट कराने से आदित्य की जान को खतरा हो सकता है। पापा, आप किसी भी तरह आदित्य को छुड़वा लीजिए। वो लोग इतने खूंखार थे और आदित्य के साथ जानवरों की तरह पेश आ रहे थे। बेटी, तुम्हारे पापा को जानवरों से जानवरों की तरफ पेश होना आता है। विजय ने ये करके
एक मुसीबत और मोल ले ली। उसने हमारी रिश्तेदारी को भुलाकर हमारे दामाद आदित्य पर हाथ उठाया और उसी के इशारे पर डावला ने उसका किडनैप किया। विजय ने अभी तक हमारी रिश्तेदारी देखी, अब वो हमारी दुश्मनी देखेगा। और रहा सवाल डावला का, तो मैं देखता हूं कि वो उसकी मदद कैसे करता है। अब तो समझ गया होगा कि रात को विजय ने और दिन में मैंने तेरे साथ ऐसा क्यों किया। बहुत समझदार वकील है रे तू, बहुत समझदार। अरे कैसा नमक हराम आदमी है रे तू कौवे। जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। मैं करूं छेद? करूं? इधर करूं? हाँ? वैसे भी रात को विजय मेरे को बोल कर गया कि तेरे इधर 6 गोली डालने के लिए, इधर 6 गोली, इधर 6 गोली, और जो बचे इधर डालने के लिए। लेकिन मैं तेरे को सिर्फ एक ही गोली देगा यहां से। कुछ नहीं बोलना, बिल्कुल नहीं। अरे कैसा गद्दार आदमी है तू। एक छोटी सी बात को तूने इतना बढ़ा दिया। तेरे को मालूम है तेरी वजह से कितने घर बर्बाद हो गए, जानता है तू? उस निजी को तू ही लेकर आया था मेरे पास। तू ही लेकर आया था मेरे पास। इसके मजबूरी का वास्ता देकर तूने काम पर लगाया था। बस तूने वादा किया था कि तू अपनी जबान किसी के सामने नहीं खोलेगा। तो तूने कैसे खोली अपनी जबान उस रात के इश्नाती नामदार के सामने? काटो तेरी जबान, काटो क्यों? लंबे लेकर काट दे इसकी जबान। मुझसे भूल हो गई, भूल हो गई, भूल हो गई। छोड़ दिया। तू इतना समझदार आदमी है, हाँ तेरे से भूल हो सकती है, लेकिन मैं जानता हूं कि तू कितना मक्कार, कितना गद्दार, कितना लालची आदमी है। और जरूर तेरे उस ससुर ने तुझे लालच दिया होगा। लेकिन तू जानता है इस सब चीज की जड़ तू है। मेरे 3 करोड़ का नुकसान हुआ। जानता है कितना पैसा होता है वो 3 करोड़? अरे विजय का बाप मर गया, उसकी माँ ने कितनी तकलीफें झेली, विजय ने कितनी तकलीफें झेली तेरी वजह से। मुझे माफ करो, मुझे नहीं मालूम था मेरी इतनी छोटी सी भूल से ऐसा हो जाएगा। काले भूल होती है, छोटी होती नहीं, भूल होती है, समझा? मैं जानता हूँ कि तू मुझे कानून की धमकी देगा, लेकिन मैं तेरे कानून को अपने जेब में लेकर घूमता हूँ, अपनी जेब में। बस तू तो गया, तू गया। मैंने आपके लिए इतने सारे काम किए, जब भी आपने मुझे हुक्म दिया मैंने उसका पालन किया। पर ऐसा काम क्यों किया तूने कौवे? ऐसा काम क्यों किया जो काम तुझे करने को नहीं बोला था? मुझे माफ कर दो, मुझे आखिरी मौका दे। मौका कुछ मेरे धंधे में मौका नहीं, कोई मौका नहीं। चल मार एक मिनट। हाँ बोल, मुझे माफ कर दो। हाँ बोल। चुप। हाँ बोल। भाई वकील के घर पे उसका ससुर राकेश नाथ आया है। जय भैरव, अच्छी खबर है। वकील का बीवी और वकील का सास उसको तुमसे छुड़वाने के वास्ते बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा है। मैं इसी खबर की इंतजार कर रहा था, मैं। अच्छा तो वही रुकना, जो कुछ होगा ना उसकी खबर मुझे देते रहना। जय भैरव। ठीक है डाला भाई। अब मजा आएगा, अब इसके का मजा आएगा। तुझे मरने में मजा आएगा, तो मुझे मारने में मजा आएगा तेरे को। मैं सुबह से यहाँ पर बैठा हूँ, आपके आदमी लोग जबरदस्ती मार के मुझे यहाँ लेके आएंगे। मेरे घर वाले बहुत परेशान। अरे परेशान तो होंगे ना, क्यों नहीं होंगे परेशान? जो दूसरों को परेशान करता है वो खुद परेशान होता है, जो दूसरों को मुसीबत में डालता है वो खुद मुसीबत में आता है, समझा? चल जा, इसे लेके जा भैरव के सामने। बलि चढ़ा है, जा।
नाक के बिल में तूने हाथ डाला है। माननीय मंत्री महोदय से बात करना चाहता हूँ। राकेश नाथ इनामदार बोल रहा हूँ। क्या मंत्री जी मीटिंग में हैं? आप उनसे कहिए कि बहुत अर्जेंट काम है, वो टेलीफोन पे नहीं आ सकते। अच्छा, जब वो आए तो उनसे कहिएगा कि राकेश नाथ का फोन, मुझे अर्जेंट फोन करें। पापा, पापा प्लीज इन्हें छुड़ा लीजिए पापा। पापा प्लीज कुछ भी कीजिए। बेटी हौसला रखो, हौसला रखो। पापा आदित्य को छुड़ा लीजिए प्लीज पापा, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। पापा अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी पापा? अपने आप को संभालो अर्पिता। पापा उन्हें बचा लीजिए प्लीज पापा। कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। प्लीज पापा प्लीज कुछ तो कीजिए ना पापा प्लीज, कुछ कीजिए पापा। हेलो, जय भैरव। तुम नहीं, हम दाबला भाई। अरे कितना बेईमान आदमी है तू इनामदार। तेरा नाम तो बेईमानदार होना चाहिए था। क्या बकवास कर रहे हो तुम? सच कह रहा हूं, और मैं जानता हूं कि इस वक्त तू किधर है। तू अपनी बीवी के साथ अपने दामाद के घर पर है, और तेरी बेटी तेरे सामने बैठकर रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, कह रही है कि पापा मेरे पति को घर ले आओ, दाबला भाई के चुंगल से छुड़ा लो पापा। कैसा बाप है तू? अरे कैसा बाप है तू इनामदार? अपनी बेटी की प्रॉब्लम सॉल्व कर। मेरे 3 करोड़ रुपए लेकर आ जा और अपने दामाद को ले जा उसे। मैं उसे तब तक नहीं मारूंगा जब तक तू मेरे 3 करोड़ रुपए घर पर नहीं लेकर आता। नहीं मारूंगा उसे। भाई बोल, भाई बोल, भाई बोल। और आगे कुछ मत बोल। बात ध्यान से सुन। मैंने जो मोहलत तेरे को दी थी उसमें 48 घंटे बाकी है। अगर इस 48 घंटे के अंदर तू यहां पैसा नहीं लेकर आया इनामदार, तो अपने दामाद के फोटो के लिए चंदन का हार खरीद लेना। तेरी बेटी और भी रोएगी और भी गिड़गिड़ाएगी तो तू भी उसके साथ रोना, गिड़गिड़ाना, मातम करना, छाती पीटना, यही ठीक है तेरे जैसे आदमी के लिए। यही ठीक है, यही ठीक है ना? जय भैरव। किसका फोन था? उसी का। किसका? वही जो डाबला से हमारे आदित्य को छुड़ाने में हमारी मदद कर रहा है, मंत्री जी के सचिव का। मैं अभी जाता हूं और आदित्य को छुड़वा कर लाता हूं। जल्दी जाइए बेटी तुम चिंता मत। पापा आदित्य को कुछ नहीं होना चाहिए प्लीज। बेटा पापा पर भरोसा रखो, है ना कुछ करेंगे। राकेश नाथ जी, ये बैठे बिठाए खामखा अपने डाबला भाई से पंगा ले लिया। अरे भाई, आप तो जानते हैं कि वो बिगड़ जाए तो अपने बाप पे भी रहम नहीं करता। हम उसके बाप नहीं है मंत्री जी। जानता हूं आप उसके दुश्मन हैं। दुश्मन की तो और भी बहुत बुरी दुर्गत करता है। आप हमें डरा रहे हैं या उसकी तारीफ कर रहे हैं? राकेश, अरे भाई मैं आपको क्यों डराऊंगा? मैं तो आपको सच्चाई बता रहा हूं। देखिए, सारा कांड होने के बाद में डाबला ने खुद ने मुझे फोन करके और सारी बात बता दी। अब बुरा नहीं माने तो एक बात कहूं, उसकी बात मुझे
कुछ गलत भी नहीं लिखी। आपको मालूम है कि आप किसके सामने क्या बोल रहे हैं? ये वही राकेश नाथ है जिसने आपके चुनाव में जन से, धन से, क्रॉस वोटिंग से और यहां तक कि बूथ कैप्चरिंग से आपकी मदद की थी। राकेश नाथ जी, आपकी सच्चाई से मैं कहां इनकार करता हूं भाई। अरे मैं जानता हूं आप हमारे सच्चे मददगार हैं, आप हमारे हमदर्द हैं। सब कुछ पता होने के बावजूद मंत्री जी, आप मुझे गलत साबित करने की जरूरत कर रहे हैं। ये तो मैं कोर्ट, कचहरी और पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता हूं, इसलिए आपके पास डायरेक्ट चला है। अरे राकेश नाथ जी, भाई हमारे होते हुए आपको कोर्ट कचहरी जाने की क्या जरूरत है? हम दाबला से बात कर लें। सिर्फ बात करने से बात नहीं बनेगी मंत्री जी, आपको मेरा काम करवाना होगा। उसने मेरे दामाद का किडनैप किया है और मुझे ब्लैकमेल करके 3 करोड़ रुपए की डिमांड कर रहा है वो। देखिए राकेश नाथ जी, अब जहां तक ये रुपए के लेन देन का सवाल है, ये मामला तो भाई आमने सामने बैठकर ही सुलझाया जा सकता है। दाबला को कल 2 बजे मैंने यहां घर बुलाया है, आप भी आ जाओ। अरे आमने सामने बैठ करके और 2 मिनट में सारा मामला रफा दफा कर देंगे। अब रही आपके दामाद की बात, तो आपका दामाद बिल्कुल सही सलामत अपने घर पहुंच चुका है। देखो, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता हूं, वैसे भी तुम्हारे साथ बात करके खामखा कोई भी बात का बतंगड़ बन जाता है। बेटा, उन लोगों ने तुम्हें ज्यादा तकलीफ तो नहीं दी? उन लोगों में इतनी हिम्मत कहां जो आदित्य शानबाग को तकलीफ दे। ये तो सब उस विजय की वजह से हुआ है। अगर मैं उसका केस ना लड़ता ना, तो उसकी मां कहीं भी मुंह दिखाने लायक ना रहती। अमर, तुम यहाँ हो? मैं तो तुम्हें बाहर ढूंढ रही थी। अरे दीदी कुछ नहीं, जरा थक गया था इसलिए कमरे में आराम करने चला आया। मुझे तुमसे शिकायत है अमर। क्यों भाई, ऐसा मैंने क्या कर डाला जो मेरी प्यारी दीदी मुझसे नाराज हो गई हैं? आजकल तुम अपने जीजू से मिलने अस्पताल क्यों नहीं जाते? ऐसे घूर के क्या देख रहे हो मुझे? जवाब दो। क्या बताऊं दीदी? मैं जानती हूँ, घर के और लोगों की तरह तुम भी मुझसे कुछ छुपा रहे हो। एक कल्पना बहू ही है जो मुझे हर बात साफ साफ बता देती है। दीदी, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? समझना तो तुझे चाहिए अमर। घर में नई नई शादी हुई है। ममता पता नहीं अब कैसी हो गई है, उसका दिमाग भी ठीक नहीं रहता, पर है तो आखिर अपनी बहू ही ना। उसकी मुंह दिखाई की रस्म भी पूरी नहीं हुई। मैं बलराज को अच्छी तरह जानती हूँ, अभी उसी दिन तो मैं मिली थी उनसे।